ऐसा क्यों होता है? 8 अरब लोग हैं दुनिया में। 8 अरब को यदि हम 12 में विभाजित करें तो लगभग 65-66 करोड़ लोग एक राशि में आते हैं। तो विश्लेषण यह किया जाता है कि मिथुन राशि वालों को यह प्राप्त होगा, सिंह राशि वालों को यह मिलेगा, कुंभ राशि वालों को ऐसा होगा। कैसे होगा? राशि अलग हो जाती है, लग्न अलग हो जाता है। मैं ये चंद्र राशि के आधार पर आपसे बातें करूंगा, अभी जन्म कुंडली की बात कर रहा हूं। तो 12 लग्न में चंद्रमा जिस भी राशि में बैठेगा व्यक्ति की वही राशि हो जाती है। उसी को हम राशि मानकर, चंद्र राशि मानकर, हम चंद्र राशि के आधार पर हम दूसरी कुंडली का निर्माण कर लेते हैं। वर्तमान कुंडली, उसमें ग्रह गोचर देखते हैं कहां पर है। तो पहले तो प्रथम कुंडली आपकी लग्न कुंडली है, जो एक स्थायी रूप से व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालती है। उसी के अनुसार हम इष्ट देवों का पता करते हैं, उसी के अनुसार रत्नों का पता करते हैं, उसी के अनुसार हम कौन सी पूजा पाठ करें उसका पता करते हैं, उसी के अनुसार हम हमारे ग्रह जो हैं कितने डिग्री में हैं, उसी के अनुसार योग कारक ग्रह, मारक ग्रह, कौन से शुभ योग हैं, कौन से अशुभ योग हैं, इत्यादि इत्यादि सभी प्रश्न हमारे जो हैं जन्म कुंडली में रहते हैं, उनको हम देखते हैं। तो ये तो जन्म कुंडली हुई। तो क्या 65-66 करोड़ लोग सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा? संभव नहीं है। अब 65-66 करोड़ लोगों में किसी का जन्म वृषभ राशि लग्न में हुआ है, तो किसी का सिंह लग्न में हुआ है। राशि तो सेम है, मेष राशि है, लग्न बदल गया तो भाव बदल गया, परिणाम बदल गए, ग्रहों का अंश बदल गया, ग्रहों की दृष्टि बदल गई, युति संबंध बदल गए। तो 50% विश्लेषण जो है हम लग्न कुंडली से लेते हैं। उसमें यही ग्रह एक राहु और शनि जैसे हैं, नाम लेने से लोग भयभीत हो जाते हैं। राहु और शनि कुछ लोगों को तो आसमान में उठा के ले जाते हैं, ऐसा क्यों हो गया? कुछ लोगों को जमीन में पटक देते हैं, ऐसा क्यों हो गया? तो ये सब पूरी कुंडली का खेल है। तो ये तो रही जन्म कुंडली। और जन्म कुंडली में चल रहे महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हमारे जीवन में शुभ फल दे रहे हैं या अशुभ फल दे रहे हैं, मारक है या योग कारक ग्रह है, हम कैसे जानें? तो हमको जवाब मिलता है अष्टक वर्ग की कुंडली से। आगे मैं बात करूंगा। अब लेते हैं चंद्र कुंडली, जन्म कुंडली पूरी। अब लेते हैं चंद्र कुंडली। ये मेष राशि की कुंडली है, चंद्र राशि पर आधारित है। अब मेष राशि के जातकों के जीवन में किस भाव में कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है, अब ये देखना है। राशि बदलेगी, चंद्र राशि जब बदलेगी तो भाव, राशियां भाव बदल देती हैं। अभी यहां पर जैसे मेष राशि की कुंडली है, चंद्र राशि पर आधारित है। इसमें सबसे पहला ग्रह जो है सूर्य है। हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य तो ग्रहों का राजा है, आत्मा का पिता का कारक ग्रह है, राजनीति का कारक ग्रह है, अच्छे उच्च पदों का कारक ग्रह है। राजा का जो काम होता है वो होना चाहिए। सिंह राशि के जातक विशेषकर इन प्रभावों से जुड़े रहते हैं, उनको फल मिलता है। तो यहां पर 15 जुलाई 2025 को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। अब 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक ये सूर्यदेव यहीं पर रहेंगे, कर्क राशि में चौथे भाव में। यानी 15 दिन, अगस्त के 15 दिन सूर्य के रहेंगे। और 15 दिन में सूर्य क्या करेंगे? 15 दिन में यहां पर चौथा भाव जो है सुख सुविधाओं का भाव है। वाहन, मकान, माता, जो भी हम सुख सुविधा की कल्पना करते हैं, भौतिक सुख की कल्पना करते हैं, उसका भाव है। तो यहां पर जब ग्रहों के राजा बैठ करके तो वो सब चीजें उपलब्ध कराएंगे।
कहीं से भी व्यवस्था बनती है वो सब चीजें उपलब्ध कराएंगे। और यहीं से सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि 10वें भाव में है। ये भाव भी महत्वपूर्ण है। कर्म क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का क्षेत्र है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका क्षेत्र है, उच्च पद का क्षेत्र है, ओवरऑल कर्म क्षेत्र है। आदमी कुछ ना कुछ तो करता है। तो जब यहां पर 7वीं दृष्टि सूर्य की पड़ती है तो ये भाव भी बलि हो जाता है। इस भाव के जो फल हैं वो भी बलि हो जाते हैं। तो 15 तारीख तक का समय बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। अब सूर्य के बाद मंगल को ले लेते हैं। मंगल यहां पर है 6ठे भाव में, कन्या राशि में। 28 जुलाई तक सिंह राशि में केतु के साथ थे, अंगारक योग बना हुआ था। और 28 जुलाई को मंगल देव 45 दिन पूरा करने के बाद 6ठे भाव में आ जाएंगे, कन्या राशि में आ जाएंगे। बुध की राशि है। मंगल और बुध दोनों एक दूसरे के विपरीत ग्रह हैं, काम बिगाड़ने वाले ग्रह हैं। पर ये 6ठा भाव जो है ये रोग शत्रु कर्जा का भाव है, नौकरी का भी भाव है। तो यहां पर मंगल इस भाव के कारक ग्रह भी हैं। तो मंगल अपने घर को खराब नहीं करेंगे। यहां रोग में कमी आएगी। मंगल को शत्रुहंता कहा गया है। शत्रुओं की कमी होगी, शत्रु शांत होंगे। देनदारी है किसी प्रकार की, व्यक्तिगत हो, ब्याज मिल लिया गया हो, बैंक का हो, उससे थोड़ा राहत मिलेगी। और नौकरी से जो लोग अभी तक परेशान थे उनकी नौकरी भी लग सकती है। अब 1.5 महीना यहाँ पर जो है मंगल देव गोचर करेंगे। इनका भी प्रभाव मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा होगा। अब ले लेते हैं बुध को। बुध यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। 18 जुलाई को यहीं पर बकरी भी हो जाएंगे। तो सूर्य और बुध 15 जुलाई तक ये बुधादित्य योग बनेगा। 15 जुलाई से माह के अंत तक बुधादित्य योग बनेगा। इसका भी बुधादित्य योग का भी अच्छा योग है, अच्छा परिणाम मिलेगा। बुध की भी 7वीं दृष्टि मित्र की राशि मकर राशि में पड़ रही है, ये भी भाव को बल मिलेगा। ये दोनों ग्रह जो हैं बुध और सूर्य, ये दोनों ग्रह जो हैं 10वें भाव को देख रहे हैं, अच्छे परिणाम होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब गुरु को ले लेते हैं। गुरु 3रे भाव में मेष राशि के जातकों की जो चंद्र कुंडली है उसमें 3रे भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं 14 मई 2025 से। अभी कुछ दिन हुआ, 2 महीना हुआ मान लीजिए। अब यहां पर तो गुरु गोचर कर ही रहे हैं। इनका गोचर लंबा होता है 1 साल का। तो यहां ये अपना परिणाम देंगे। कैसे परिणाम देंगे? ये 3रा भाव है। 3रा भाव जो होता है परिश्रम पराक्रम का होता है, व्यक्ति की इच्छाओं का होता है, भाई बहन का होता है। तो यहां पर मेहनत भी कराएंगे, परिश्रम भी करवाएंगे, भाई बहनों से प्रेम भी अच्छा बनाएंगे और इच्छाओं को भी जन्म देंगे। ये गुरु यहां पर ये करेंगे। अब यहां से 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि ये 7वें भाव में है। यहां तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव, शुक्रदेव हैं ये दानवों के गुरु हैं। और गुरु बृहस्पति ईश्वर के गुरु हैं, भगवानों के गुरु हैं। ये दोनों गुरु हैं, इनका आपस में समभाव। यहां दाम्पत्य जीवन में जो थोड़ा बहुत परेशानी थी वो कम होगी। व्यापार मध्यम वर्गीय व्यापार सामान्य रहेगा, अच्छा रहेगा। इस भाव के फल को भी गुरुदेव जो है बलि बनाएंगे। अब यहां पर 7वीं दृष्टि गुरु की ही राशि भाग्येश 9वां भाव, गुरु की ही राशि है धनु राशि। तो धनु राशि में तो अभी ढैया चल रही है, पर 138 दिन के लिए धनु राशि को राहत मिलेगी। एक तो गुरु की राशि है, शनि बकरी हो गए हैं तो राहत मिलेगी। तो यहां भाग्य भी साथ देगा, पिता का भी सहयोग प्राप्त होगा। ये सब चीजें हैं। अब यहां से 9वीं दृष्टि गुरु की कुंभ राशि पर पड़ रही है। कुंभ राशि
शनि और गुरु दोनों आपस में सम राशि हैं। यहीं पर राहु भी बैठे हैं, आगे बात करता हूं। तो गुरु की 9वीं दृष्टि यहां पड़ रही है। ये आय भाव है, छोटी मोटी बीमारियों का भाव है, और महत्वपूर्ण भाव जो इच्छा पूर्ति का भाव है। अच्छा, लोग सोचते हैं आय भाव का मतलब है सिर्फ पैसा। ऐसा मत सोचिए, आय में सब कुछ है। आय में हमको पैसा भी है, बीमारी भी है, मान सम्मान अपमान भी है। माने जो कुछ भी हमारे जीवन में अर्थ के अलावा भी जो कुछ प्राप्त होता है वो 11वां भाव है। तो ये इच्छा पूर्ति का भी भाव है। तीसरा भाव जो है वो इच्छाओं का भाव है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है। भाई स्वाभाविक है, जब एकादश भाव बली होगा, मजबूत होगा, धन आएगा। धन आएगा तो इच्छा की जागृत होगी, इच्छा की पूर्ति होगी तो चौथा भाव जो है हम उसमें सुख साधन संपन्नता प्राप्त करेंगे, हमारा जीवन सुखी और मंगलमय होगा। सब खेल तो पैसे का है। तो यहां पर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। यहां पर राहु विराजमान है, तो राहु के ऊपर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो राहु यहां पर जो अशुभ परिणाम देने वाले होते हैं वो अशुभ परिणाम नहीं देंगे। वैसे तीसरे, छठे और 11वें भाव में राहु अच्छा फल देते हैं, अकस्मात धन। अब आपकी जन्म कुंडली में किस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है अलग विषय है। चंद्र राशि के अनुसार आपकी कुंडली में एकादश भाव में राहु देव बैठे हैं, ये एक विशेष विषय है। तो यहां पर ये आपको मैं बता दिया। अब शुक्र का देख लीजिए, शुक्र भी यही गोचर कर रहे हैं गुरु के साथ, ये मैं आपको बता दिया हूं। केतु सूर्य की राशि में है, विद्या बुद्धि संतान, प्रेम प्रसंग, प्रेम विवाह, थोड़ा सा संभल के, अच्छा विचार करके। ये रही जन्म कुंडली की बात। और चंद्र राशि के आधार पर ग्रह गोचर जहां गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार। अब प्रश्न ये उठता है, आदमी क्या चाहता है? वो एक निर्णय चाहता है। हर आदमी ज्योतिषी नहीं बनना चाहता, जानकारी चाहता है पर ज्योतिषी नहीं बनना चाहता। पर ज्योतिष का ज्ञान उसको होना चाहिए। और जो लोग कम ध्यान देते हैं, कम रुचि रखते हैं, वो इतना जानना चाहते हैं कि जिसकी जन्म कुंडली के अनुसार जिसकी महादशा अंतरदशा चल रही है वो कैसा परिणाम दे रहे हैं, शुभ या अशुभ। गोचर में ग्रह गोचर कर रहे हैं, राशि बदलते रहते हैं, उसका परिणाम हमारे जीवन में क्या होगा। अब कैसे देखेंगे? इसीलिए मैं बोला 3 कुंडली को देखे बगैर हम किसी अंतिम निर्णय में नहीं पहुंच सकते। हम कैसे बताएंगे कि कौन सा ग्रह कमजोर जा रहा है, कौन सा मारक है, कौन सा योग कारक है? ये महादशा अंतरदशा गोचर कैसा परिणाम देगा, हम कैसे बात कर सकते हैं? उसके लिए अष्टक वर्ग है। ये अष्टक वर्ग क्या है? बहुत से लोग आज भी नहीं जानते अष्टक वर्ग। ये अष्टक वर्ग जो है कुंडली का ही एक पार्ट है, ऋषि मुनियों की ही देन है, गुरु संतों की महात्माओं की देन है। हम तो सिर्फ पढ़ना जानते हैं। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, 7 ग्रह और 1 ग्रह लग्न को लिया जाता है। 8 को लेकर के अष्टक वर्ग बनता है। इसे हम सर्वाष्टक वर्ग भी बोलते हैं, अष्टक वर्ग सारणी, सर्वाष्टक वर्ग सारणी, कुछ भी बोल सकते हैं। अब इसमें देखिए बिंदु लिखे हुए हैं, पॉइंट से लिखे हुए हैं, 28, 28, 24 ये लिखे हुए हैं। इसमें ग्रह अंकित नहीं है, ये पॉइंट है। यहां जब हम लग्न कुंडली में देखते हैं ग्रह साइड में लिखा रहता है 6 डिग्री, 9 डिग्री, 11 डिग्री, जो भी है, 29 डिग्री, 28 डिग्री, जो भी है लिखा रहता है। तो हम ग्रह को देखते हैं और उस ग्रह के अनुसार हम उपाय करते हैं। करना चाहिए, ठीक है। पर ग्रह जहां पर जा रहा है, जिस भाव में बैठ रहा है, वो किस स्थिति में है? भाई किसी के घर आप जा रहे हैं, एक गरीब आदमी के घर में जाएंगे तो वहां आप क्या अपेक्षा रखेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा चाय,
एक मीडियम परिवार में जाएंगे तो वहां क्या अपेक्षा रखेंगे? चाय के साथ बिस्किट नमकीन। और बड़े घर में अगर आप जाएंगे तो वहां मीठा भी मिलेगा, कॉफी मिलेगी, सोफा में बैठने को मिलेगा, एसी कूलर मिलेगा। तो ग्रहों का भी यही स्थिति है कि किस भाव में बैठे हैं और वो भाव जहां ग्रह बैठा हुआ है वो भाव हमको कितना देने में सक्षम है, कितना दे सकता है, तो ये बिंदु बताते हैं। यहां ग्रह नहीं होते। पर इसको जानने के लिए कि एक उदाहरण कि हम तीसरे भाव में गुरु मिथुन राशि में है, तो हम मान लेते हैं तीसरे भाव में गुरु मिथुन राशि में। किसी भी ग्रह को ले लेते हैं, बुध को ले लेते हैं चौथे भाव में कर्क राशि में, तो यहां भी कर्क राशि में रख दिए उदाहरण के लिए। हम मान लेते हैं यहां पर बुध है, यहां भी बुध है, यहां भी बुध है। अब हमको क्या करना है कि किसी भी गोचर का भी यहां पर अंकित कर दें और महादशा अंतरदशा का भी अंकित कर दें और ये देखें कि एक एक ग्रह किस किस भाव में है और उस भाव में हमको ये पॉइंट्स जो है, ये बिंदु जो है हमको कितने मिल रहे हैं। अब जन्म कुंडली में 6, 8, 12 3 भाव अशुभ माने जाते हैं। अष्टक वर्ग की सारणी में भी 3 भाव 6, 8, 12 अशुभ माने जाते हैं। बाकी भाव में 28 प्लस चाहिए। 6, 8, 12 3 भावों में 24 से कम होना चाहिए। इसको जो देखने का तरीका है कि 24 से 28 बिंदु अगर है तो सामान्य स्थिति, 24 से अगर कम है तो कमजोर स्थिति, और 28 से ज्यादा है तो बली स्थिति, मजबूत स्थिति। तो वो ग्रह कितने बिंदु पर बैठा है। अब मान लीजिए यहां पर बुध देव 28 प्लस लिखा हुआ है, यहां पर बुध देव 35 बिंदु में बैठ गए, तो ये अच्छा भाव बल हो गया। और यहीं पर अगर ये 19 बिंदु में बैठ गए तो बुध कमजोर हो गया। बस इसी प्रकार से आपको बाकी भावों में देखना है। 6, 8, 12 में कम बिंदु, बाकी भाव में ज्यादा बिंदु। तो एक एक बिंदु को हम अध्ययन करके और एक एक ग्रह का जब हम कुंडली बनाते हैं तो एक एक ग्रह का हम निकाल लेते हैं। उसमें भी यहां तो हम 9 ग्रह में हैं। अब इसके बाद जिस ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो भिन्नाष्टक कुंडली को जब हम देखते हैं उसमें 8 पॉइंट रहते हैं। 8 पॉइंट में भी यही सिस्टम है। 4 पॉइंट अगर है तो 4 पॉइंट सामान्य हो गया, 4 से कम हुआ तो कमजोर हो गया, और 4 से ऊपर चला गया, 5, 6, 7 कुछ भी चला गया, अति सुंदर। लेकिन 6, 8, 12 के जो ग्रह हैं उनको इस श्रेणी में नहीं जाना चाहिए, उनको कम रहना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में हमारी समस्याएं कम। ये 3 कुंडली का विश्लेषण एक साथ, शायद मेरे ख्याल से, मैं तो नहीं देखा हूं, आप देखे हो तो नहीं पता, YouTube में आपको नहीं मिलेगा। ये मेहनत वाला काम होता है। आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा होगा ऐसा मैं मानता हूं। आप इसे शेयर कर दें, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक प्रार्थना है मेरी आपसे कि जो लोग मैसेज करते हैं, जो लोग फ़ोन करते हैं, उनका सभी को हृदय से सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं। फ़ोन में जब मैं आता हूं, मैं बात करता हूं, तो सामने वाला व्यक्ति अपनी समस्याओं को कहना चालू कर देता है। कृपया उसको गोपनीय रखें। आपकी समस्या आपकी कुंडली बताएगी। कुंडली देखने के बाद मैं आपसे बातें करूंगा। जो व्यक्ति समस्या से ग्रसित होता है, परेशान होता है, रहता है, उसको लगता है कितनी जल्दी मैं इस समस्या से बाहर आ जाऊं। उस पीड़ा को मैं समझता हूं, पर जब तक मेरे साथ बात होती है तब तक कम से कम गोपनीय रखें। इसके पश्चात मैं स्वयं ही आपसे बोलता हूं कि अब बताइए आपकी क्या समस्या है।
और जो ग्रह कष्टदायी है, अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, उसके लिए किस मंत्र का जप करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यह भी मैं आपको बताता हूं। शायद ये सब अच्छा लगा होगा, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। सुख वैभव श्री संपदा यश कीर्ति आयु स्वास्थ्य निरोगी काया। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा करें। नमः शिवाय।